हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का अपना डिस्कशन है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, एनपीएस एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब अपने डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले लास्ट के जो दो लेक्चर्स थे ना, उसमें कुछ पॉइंट्स मेरे से स्किप हो गए थे, बस मैं उसको एक बार ऐड ऑन करना चाहता हूँ। लास्ट टू लास्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कार फैसिलिटीज के बारे में। सर उसमें मैंने ये जो आपको लिखाया था ना, पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर मंथ? हियर पर मंथ मीन्स ए कंप्लीट कैलेंडर मंथ। हेंस पार्ट ऑफ मंथ जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं ये पेन आजकल धोखा दे देता है। चल जा भाई। हेंस पार्ट ऑफ मंथ शुड बी इग्नोर्ड। मतलब लेट सपोज, एग्जाम्पल से बता देता हूँ। लेट सपोज कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस है एम्प्लॉय का। इन दैट केस सर अपना परक्यूजिट कितना बनेगा? यस। एंड कार इज बिंग यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। इन दैट केस सर अपना परक्यूजिट बनेगा 600 और 900 पर मंथ। अगर कार का इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी, इन दैट केस 600। अगर कार का इंजन कैपेसिटी एक्सीड करता है 1600 सीसी, इन दैट केस 900 बराबर पर मंथ है। लेट सपोज एम्प्लॉयर ये कार एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है फॉर 6 मंथ्स एंड 15 डेज। एक काम करते हैं सर, अपने डेट में ही लिखते हैं। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कार टू एम्प्लॉय ऑन 15 September 2025 टिल 31 March 2026। अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर कार एम्प्लॉय के पास था। एम्प्लॉयर कार दिया कब था? कार एम्प्लॉयर ये कार फैसिलिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया था ऑन 15 September 2025 एंड कार वॉज अवेलेबल विद द एम्प्लॉय टिल 31 March 2026 बराबर है। कार का इंजन कैपेसिटी, कार इज ऑफ 1500 सीसी एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इज पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है। अभी सर अगर कार एम्प्लॉयर का है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय का है, और कार का जो इंजन कैपेसिटी है दैट इज अप टू 1600 सीसी, इन दैट केस 600 पर मंथ के हिसाब से अपने को परक्यूजिट कैलकुलेट करना है। अच्छा सर, ड्राइवर के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो ये एज्यूम करेंगे ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया गया होता तो हम 1500 पर मंथ लेते। चलो, ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ? सर कार प्रोवाइड किया गया है 15 सितंबर को टिल 31 March 2026। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मंथ? मंथ मीन्स कंप्लीट कैलेंडर मंथ। मुझे बताओ सर, फ्रॉम 15 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 ये पीरियड में कितने कंप्लीट कैलेंडर मंथ इन्वॉल्व है? सर एक आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने। 6 कंप्लीट कैलेंडर मंथ है। सर सितंबर के ये जो 15-16 दिन है दैट इज टू बी इग्नोर्ड, दैट इज टू बी इग्नोर्ड। सो सर आपका परक्यूजिट क्या बनेगा? परक्यूजिट क्या बनेगा? 600 इंटू 6, 36। 600 इंटू 6, 3600। आई होप इट इज क्लियर। ये एक मिस हो गया था मेरे से। नेक्स्ट सर, जब अपने लास्ट क्लास में ये पीएफ वाला पार्ट का डिस्कशन किए थे
मैंने आपको बताया था सिनेरियोज जब विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ टैक्सेबल होगा, है ना, इसके ऊपर अपना डिस्कशन हो चुका था। अगर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ टैक्सेबल होता है, इफ विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ इज टैक्सेबल इट विल बी टैक्सेबल लाइक ए यूआरपीएफ। सर यूआरपीएफ का विड्रॉल कैसे टैक्सेबल होता था? विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन सच एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सर वो टैक्सेबल नहीं होता था। विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वो टैक्सेबल होता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सिमिलरली आपका आरपीएफ टैक्सेबल होने वाला है अगर वो ये ऊपर के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर पाता। नेक्स्ट, बस एक पॉइंट था, हाँ यहाँ पर सर मैंने आपको बताया था दैट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 टू आरपीएफ एंड एसपीएफ। इन दैट केस सर ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा, एक्सेस कंट्रीब्यूशन का कुछ नहीं करना भाई, एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री होगा सर वो फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है। एंड दिस प्रोविजन इज विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22। बिल्कुल सर, बस यहाँ पर एक एड ऑन था और वो एड ऑन ये था, अगर आपका फंड पीपीएफ है, अगर आपका फंड ऐसा है जहां पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, इन दैट केस सर ये 2,50,000 वाला जो लिमिट है ना ये बढ़ के 5 लाख हो जाएगा। तो पीपीएफ के लिए कौन सा लिमिट एप्लीकेबल है? 5 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल है। बट मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली आप आज के डेट में पीपीएफ में मैक्सिमम साल भर में 1,80,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पीपीएफ को ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होने वाला। आई होप इट इज क्लियर। चलो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे से स्किप हो गए थे लास्ट के वीडियोस में, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अच्छा मुझे बस 2 मिनट टाइम दीजिए, लैपटॉप थोड़ा सा मैं चार्ज में उठा लूँ, चार्ज खत्म हो गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर भाई, एम्प्लॉयर लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो एम्प्लॉई था। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएस एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। सबसे पहले तो इनके बारे में हमने अभी तक जो डिस्कशन किया था, जब हम ये रिस्पेक्टिव फंड्स के बारे में डिस्कशन किया था, इंडिविजुअल डिस्कशन किया था, तब हमने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट डिस्कस किया था, पहले एक बार वो देख लेते हैं। सर आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। सर अगर मैं आरपीएफ का बात करूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इट इज exempt up to 12% of salary. It is exempt up to 12% of salary, in excess of that taxable होता था। एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, सर ये टैक्सेबल होता था। इट इज टैक्सेबल बट डिडक्शन is provided under section 80 CCD2। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, सर पहले तो ये एम्प्लॉय के हाथ में एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, बट फिर इसका डिडक्शन मिल जाता है 80 CCD2 में, और ये बुद्ध रिजिम में मिलता है, चाहे न्यू रिजिम हो चाहे ओल्ड रिजिम हो। नेक्स्ट, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एएसएफ, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, it is exempt
इतना हमने डिस्कशन किया था। अब प्रोविजन ये बोलता है, अच्छा अपने नोट्स पे जो नंबरिंग था ना, मैं वो नंबरिंग लिख रहा हूँ। पहला था ओ, परक्यूजिट का पॉइंट नंबर ओ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से पॉइंट्स का बात कर रहा हूँ। मैं यहां पर हूँ सर। यस, यस, ये आ गया, ये आ गया। मैं बात कर रहा हूं अभी ओ का, फिर मैं बात करूंगा पी का। ओके, सो यहां पर जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ ये बोलता है इफ if employers contribution to RPF, NPS and approved superannuation fund exceeds 7,50,000 during the year, then such excess contribution shall be taxable as perquisite। सबसे पहले तो भाई क्लियर करो, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? तीन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहला है आपका आरपीएफ, दूसरा है आपका एनपीएस, तीसरा है आपका अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। ये तीनों फंड में जितना भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग योर करंट प्रीवियस ईयर, तीनों को ऐड करो। अगर वो 7,50,000 से ज्यादा है, इन दैट केस पार्ट एक्सीडिंग 7,50,000 शैल बी टैक्सेबल एज परक्यूजिट। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल है, पॉइंट ओ बहुत सिंपल है, बस इतना बोलता है, ठीक है। पॉइंट पी, ये दोनों पॉइंट मिलके बनते हैं ओपी। ओके, पॉइंट पी, पॉइंट पी ये बोलता है इंटरेस्ट accrued on such excess employers contribution shall also be taxable as perquisite। सर पहले तो आपने एक्सेस कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल किया, बराबर है। अभी एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हो रहा है वो भी टैक्सेबल होगा। सर आप बात कर रहे हो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का है। सर अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर था वहां पर आप बात कर रहे थे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के बारे में, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड एसपीएफ। सर वहां पर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था, वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन को हम टैक्सेबल नहीं कर रहे थे। वहां पर हम एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हो रहा था सिर्फ उसको टैक्सेबल कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड एसपीएफ। सर वहां पर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था वो टैक्सेबल नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्रीड ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन वो टैक्सेबल हो रहा था। बट यहां पर एक्सेस कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हो रहा है वो भी टैक्सेबल है। बट सर ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का ना एक फॉर्मूला दिया गया है, यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मूला। टीपी, दैट इज योर टैक्सेबल परक्यूसिट, इज इक्वल टू पीसी इंटू आर, सॉरी, पीसी बाय 2 इंटू आर प्लस पीसी वन प्लस टीपी वन इंटू आर। प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय 2 इंटू आर प्लस प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन 1 प्लस taxable perquisite 1 into R. This is your taxable perquisite to be calculated under point P। पॉइंट ओ में तो सर जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है करंट प्रीवियस ईयर का वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सर अभी अपने को ये फॉर्मूला समझना है, ये फॉर्मूला समझना है अपने को। अब उसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सेम एग्जांपल ले रहा हूं भाई जो मैंने क्लास में कराया था। आई होप ये सब आपके कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए भाई। अगर नहीं लिखे हुए हैं तो क्यों नहीं लिखे हुए हैं? जस्ट सेकंड, बहुत ऊपर रह गया वो एग्जांपल, कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं। हाँ ये रहा।
यस, आ गया ये एग्जाम्पल। प्रीवियस ईयर है 25-26, दो फंड है, आरपीएफ, एनपीएस। सर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड किधर गया? सर उधर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपना एज्यूम करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड इज जीरो। ये दो ही फंड में कंट्रीब्यूशन है। ओके, आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 4,50,000 का। एनपीएस में कितना है? 4 लाख है। टोटल कितना हो गया? 8,50,000। ओके, दोनों फंड का ओपनिंग दे रखा है, दोनों फंड का क्लोजिंग दे रखा है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज सेम एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, जितना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी उतना है। ठीक है, ये भी अपने को देखे चला है, देखते हैं इसका क्या करना है। नेक्स्ट, अर्लियर प्रीवियस ईयर में PC1 TP1 आपको कुछ दे रखा है। ठीक है, देखेंगे, पता नहीं इसका क्या काम है, देखेंगे सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं बात करता हूं पॉइंट ओ का। सर पॉइंट ओ तो अपने को बस इतना बोलता था कि दैट ये जो तीन फंड है, एक है आपका आरपीएफ, एक है आपका एनपीएस और एक है आपका अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, ये तीनों फंड में पूरे साल भर में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है वो कैलकुलेट कर लो। इफ दैट इज इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, पार्ट एक्सीडिंग 7,50,000 शैल बी टैक्सेबल। मुझे बताओ ये तीनों फंड में, हालांकि यहाँ पर तीनों फंड नहीं, यहाँ पर दो ही फंड है, ये दोनों फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन दिस टू फंड टोटल है आपका 8,50,000। 8,50,000। दिस एक्सीड्स आवर लिमिट ऑफ 7,50,000। कितना एक्सीड करता है सर? 1 लाख से एक्सीड करता है। दिस एक्सीड्स आवर लिमिट ऑफ 7,50,000 बाय 1 लाख एंड दिस 1 लाख विल बी टैक्सेबल एज पर क्यूजिट। दिस 1 लाख विल बी टैक्सेबल एज पर क्यूजिट एज पर पॉइंट ओ। एम्प्लॉयर्स contribution in excess of 7,50,000 to RPF, NPS and approved superannuation fund shall be taxable as perquisite. Hence, excess employers contribution of rupees 1 lakh shall be taxable as perquisite। सर ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए का, ये तो टैक्सेबल होने ही वाला है एज ए परक्यूजिट। नाउ तो क्वेश्चन नहीं सर, ये 1 लाख रुपए का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्टिव होगा सर वो भी टैक्सेबल होगा। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टीपी इज इक्वल टू PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। सर व्हाट इज पीसी? व्हाट इज पीसी? employers contribution to these funds in excess of 7,50,000 in current previous year। employers contribution to RPF, to NPS, to approved superannuation fund in excess of 7,50,000 in करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लिमिट को कितना एक्सीड करता है? इट एक्सीड्स द लिमिट बाय 1 लाख। सर ये बन गया आपका पीसी। बेसिकली पॉइंट ओ में जो अमाउंट को आपने टैक्सेबल किया था वही बन रहा है तुम्हारा प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन, दैट इज 1 लाख इन आवर एग्जाम्पल। हमारे एग्जाम्पल में सर ये 1 लाख है। नेक्स्ट आते हैं सर PC1 पे। एम्प्लॉयर्स contribution to RPF, NPS and superannuation fund, approved superannuation fund in excess of 7,50,000 in earlier previous year but
ऑन और आफ्टर प्रीवियस ईयर 2021। ये क्या लिखा आपने सर? सबसे पहले अगर करेंट प्रीवियस ईयर में आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है सर, अर्लियर प्रीवियस ईयर में भी तो आपके कुछ एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो अर्लियर प्रीवियस ईयर में करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के, करेंट प्रीवियस ईयर 25 26 को छोड़ के उससे पहले के जितने भी अर्लियर प्रीवियस ईयर थे, अर्लियर प्रीवियस ईयर में जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन हुआ है बाय द एम्प्लॉयर, एक्सेस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड्स इन अर्लियर प्रीवियस ईयर, वो बनेगा आपका PC1। सर अर्लियर प्रीवियस ईयर मतलब आप कौन से प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हो? सर आपका करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 25 26, उससे पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर थे, प्रीवियस ईयर 24 25, नेक्स्ट आ गया प्रीवियस ईयर 23 24, प्रीवियस ईयर 22 23, प्रीवियस ईयर 21 22, उससे पहले आएगा प्रीवियस ईयर 2021, बट उससे पहले नहीं जाना। बिल्कुल अर्लियर प्रीवियस ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन आपको लेना है, बट प्रीवियस ईयर 2021 से पहले नहीं जाना। ऑन और आफ्टर प्रीवियस ईयर 2021, उससे पहले आपको नहीं जाना। रीजन बिंग दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021। इसीलिए प्रीवियस ईयर 2021 से पहले अगर कोई अर्लियर कंट्रीब्यूशन हो रखा है उसको इंक्लूड नहीं करना। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट PP1। सर सबसे पहले आपने बोला पीसी। पीसी क्या है सर? करेंट प्रीवियस ईयर में जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो है आपका पीसी। PC1 अर्लियर प्रीवियस ईयर में, करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जितने प्रीवियस ईयर है, अर्लियर प्रीवियस ईयर में जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो है आपका PC1। बट जब भी आप अर्लियर प्रीवियस ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करोगे आपको प्रीवियस ईयर 2021 से पहले नहीं जाना, बराबर? ठीक है सर। देन व्हाट इज PP1? सर अगर अर्लियर प्रीवियस ईयर में आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, अगर अर्लियर प्रीवियस ईयर में आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं सर। अर्लियर प्रीवियस ईयर में अगर आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है क्या ये अर्लियर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका होगा एज ए परक्यू से? बिल्कुल सर, अर्लियर प्रीवियस ईयर में ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ये बिल्कुल टैक्सेबल हो गया होगा। ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है अर्लियर प्रीवियस ईयर के, अर्लियर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हुआ होगा, हाँ हुआ होगा। इन दैट केस सर अर्लियर प्रीवियस ईयर में ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हुआ होगा अर्लियर प्रीवियस ईयर में, सर वो भी तो टैक्सेबल हुआ होगा। सर अगर ये अर्लियर प्रीवियस ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन अर्लियर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हुआ है, अर्लियर प्रीवियस ईयर में ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हुआ होगा अर्लियर प्रीवियस ईयर में ही, सर वो भी तो टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सर, वो भी टैक्सेबल हो गया होगा एंड दैट इज योर TP1। इंटरेस्ट on such excess contribution taxable in earlier previous year, ये बन गया आपका TP1। नेक्स्ट R is your rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? उसके लिए आपको दो फिगर चाहिए, एक है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है आपका ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। मुझे बताओ सर, मेरे को चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए मेरे को चाहिए पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर 25 26 ये फंड मेरे को कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करके दिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो ये फंड मेरे को जनरेट करके दिया है ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर 25 26? सर वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर फंड का क्लोजिंग ले लो, वहां से ओपनिंग माइनस कर दो, फंड का क्लोजिंग ले लो, वहां से ओपनिंग माइनस कर दो, वहां से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दो, वहां से एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दो, जो मिलेगा दैट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। फंड का क्लोजिंग कितना है? सर यहां पर दो फंड है, दोनों फंड का क्लोजिंग है 28 लाख। वहां से माइनस करो ओपनिंग, ओपनिंग है 9 लाख। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना? सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दोनों फंड में 8,50,000, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी सेम है 8,50,000। सर साल के एंड में आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना था, साल के बिगिनिंग में आपका ओपनिंग बैलेंस इतना था, बराबर। एंड ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इतना है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इतना है।
एंड अब जो फिगर आएगा दैट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट. व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट? 2 लाख इज योर इंटरेस्ट अमाउंट. सर ये जो दोनों फंड है, ये दोनों फंड 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जनरेट किए हैं, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जनरेट किए हैं ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर 25-26. अब सर मेरे को चाहिए बैलेंस, फंड का बैलेंस, जिस बैलेंस के ऊपर ये इंटरेस्ट एक्रीव किया गया है. सर मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम है, ये इंटरेस्ट जो बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया गया है वो बैलेंस मेरे को मालूम है, तो इन दैट केस मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ बिल्कुल. उसके लिए सर मेरे को लेना है फंड का एवरेज बैलेंस, फंड का एवरेज बैलेंस जिसको हम बोलते हैं एफ एवरेज. फंड का ओपनिंग ले लो, क्लोजिंग ले लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको फंड का एवरेज बैलेंस मिल जाएगा. 28,000, सॉरी 28 लाख प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाय 2. फंड का एवरेज कितना आ रहा है? फंड का एवरेज आ रहा है 18,50,000. 18,50,000. सर अगर इस बैलेंस के ऊपर पूरे साल भर में इतना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, क्या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल सर, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2 lakhs, दैट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, डिवाइडेड बाय बैलेंस जिसके ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है 18,50,000 इंटू 100. व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10.81%. 10.81%. आई होप मेरे को सारे फिगर्स मिल गए हैं. ओ सॉरी, मैंने PC1 TP1 आपको समझा दिया, उसका अमाउंट हमने कैलकुलेट नहीं किया. यस सर, PC1 क्या था? PC1 था सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इन अर्लियर प्रीवियस ईयर. मुझे बताओ सर, अर्लियर प्रीवियस ईयर में एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? सर दे रखा है अर्लियर प्रीवियस ईयर के जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है PC1 आपको लिख के दे रखा है 50,000 एंड 60,000. टोटल कितना हुआ? 1,10,000. सर यहाँ पर तो सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर है, उससे पहले के क्या? सर आपने तो बोला था अपने को अर्लियर प्रीवियस ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर 24-25, 23-24, इवन आपका प्रीवियस ईयर 22-23 भी जाएगा, प्रीवियस ईयर 21-22 भी जाएगा, प्रीवियस ईयर 2021 भी जाएगा. हाँ उससे पहले नहीं जाना, आप ये बोला था, बट ये 3 प्रीवियस ईयर के भी तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन अपने को लेना है. हाँ तो कुछ नहीं देगा तो उसको जीरो एज्यूम करेंगे ना, इट इज जीरो बराबर. सो इन दैट केस सर मेरा PC1 बन गया 1,10,000. सर व्हाट इज TP1? सर अर्लियर प्रीवियस ईयर में अगर आप बोल रहे हो सर प्रीवियस ईयर 24-25 में, अगर आप बोल रहे हो प्रीवियस ईयर 24-25 में आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन था, एक्सेस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड था आपका 50,000. सर ये 50,000 जरूर प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्सेबल हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा. और ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रीव हुआ सर वो भी जरूर 24-25 में टैक्सेबल हुआ होगा. दिस इज योर TP1. दिस इज योर TP1. सिमिलरली सर अगर आप ये बोल रहे हो प्रीवियस ईयर 23-24 में एक्सेस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 60,000 का, सर ये 60,000 जरूर प्रीवियस ईयर 23-24 में एज पर क्यूज टैक्सेबल हुआ होगा, बिल्कुल टैक्सेबल हुआ होगा. सर अगर ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हुआ है, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रीव हुआ है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 सर वो भी टैक्सेबल हुआ होगा, बिल्कुल टैक्सेबल हुआ होगा. तो वो मुझे बताओ व्हाट इज टोटल TP1? टोटल TP1 है आपका 17,000 का. अब एक बार कैलकुलेशन करते हैं TP का. TP इज इक्वल टू PC था 1,00,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.81% प्लस 1,10,000 PC1 प्लस TP1 17,000 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करना है विथ 10.81%. कितना आ रहा है? ये तो हो गया 50,000 इंटू 10.81% और ये 1,10,000 प्लस 17,000 इंटू 10.81%. टोटल आ गया आपका 19,138. आई होप इट इज क्लियर. अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ सर ये फॉर्मूला का स्ट्रक्चरिंग कैसा है. सबसे पहले तो सर आई होप आर का कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा. आर का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा. सर सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लो पूरे साल भर में ये जो फंड है ये फंड कितने अमाउंट का इंटरेस्ट जनरेट करके अपने को दे रहे हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेटेड बाय दिस फंड्स. सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको फंड का क्लोजिंग लेना है, वहां से ओपनिंग को माइनस करना है. क्लोजिंग इतना है, क्लोजिंग है
अब हमारे एग्जांपल में क्लोजिंग था 28 लाख, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था आपका 9 लाख। सो फंड में इंक्रीज कितना हुआ है, फंड में इंक्रीज हुआ है सर 19 लाख का इंक्रीज हुआ है। ये 19 लाख का इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर हुआ है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है सर, वो तो दोनों मिला के 17 लाख हो रहा है, और इंक्रीज हुआ है आपका 19 लाख का। द डिफरेंस इज इंटरेस्ट, द डिफरेंस इज इंटरेस्ट ऑफ 2 lakhs। सर इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग फिगर ले लो, क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर दो, वहां से माइनस करो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वहां से माइनस करो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, मिल जाएगा आपको आपका इंटरेस्ट अमाउंट। और इसको डिवाइड करना है विथ फंड का एवरेज बैलेंस टू कैलकुलेट योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बराबर, फंड का इतना बैलेंस है, इस बैलेंस के ऊपर इतना इंटरेस्ट एक्रीव हुआ है, इतना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, देन व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सर पीसी बाय 2 इंटू आर क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर मेकिंग पीसी बाय 2। सर पीसी क्या है, करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन इज योर पीसी। मुझे बताओ सर, करंट ईयर का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था, क्या वो पूरे साल भर के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल था फॉर जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर यहां पर हम तो इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, बिल्कुल सर। पॉइंट पी में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट पी में हम कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट एक्री हुआ ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन। सर पीसी है आपका करेंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, करेंट ईयर का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, क्या वो पूरे साल भर के लिए अवेलेबल था तुम्हारे पास फॉर इंटरेस्ट जनरेशन। नहीं सर, पूरे साल भर के लिए अवेलेबल नहीं था, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 की। क्योंकि सर ये तो आपका पार्ट पार्ट में आया होगा ना सर, ऐसा तो है नहीं कि जो आपका करंट ईयर का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो इकट्ठा एक साथ आ जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नहीं सर, वो तो इन बिटवीन द ईयर धीरे धीरे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो करंट ईयर का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो पूरे साल भर के लिए अवेलेबल था नहीं, इसीलिए पीसी बाय 2 इंटू आर प्लस पीसी1 टीपी1 इंटू आर। अब ये समझो, ये जो पीसी1 है अर्लियर प्रीवियस ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी अर्लियर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो गया होगा। अब इसके ऊपर करंट ईयर में दोबारा इंटरेस्ट एक्रीव होगा। अर्लियर प्रीवियस ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है जो अर्लियर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया होगा अंडर पॉइंट ओ। सर इसको मैं इस बार टैक्सेबल नहीं कर रहा हूं, मैं पीसी1 को टैक्सेबल नहीं कर रहा हूं सर, पीसी1 के ऊपर करेंट ईयर में जो दोबारा इंटरेस्ट एक्रीव हुआ होगा मैं उसको टैक्सेबल कर रहा हूं। बराबर है, बराबर है। टीपी1 अर्लियर प्रीवियस ईयर का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर अर्लियर प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट एक्रीव हुआ होगा और वो अर्लियर प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो गया होगा। बराबर, अब उस इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट जनरेट होगा इन करेंट प्रीवियस ईयर में, उसको टैक्सेबल कर रहा हूं। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। पीसी बाय 2 इंटू आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 इंटू आर। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द फॉर्मूला, अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके चलना है। बस यहां पर और एक चीज, बस एक चीज, नीचे जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, क्या हो अगर इस फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है, फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है, 9 लाख दे रखा है। फंड का मतलब मैं दोनों फंड का बात करूं, यहां पर तो अपने दो फंड है, एक आरपीएफ और एक आपका एनपीएस था यहां पर। यस, अगर दोनों फंड का ओपनिंग बैलेंस यहां पर आपको कुछ ऐसा दिया होता, कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूं भाई। फंड का ओपनिंग बैलेंस अगर आपको ऐसा दिया होता, मैं बस एक एक जीरो काट दे रहा हूं ना भाई, 50,000, 40,000, ये हो गया आपका 90,000। अगर फंड का ओपनिंग बैलेंस 90,000 दिया होता, आप ले रहे हो पीसी1 प्लस टीपी1, कितना आया था भाई अपना पीसी1 और टीपी1, पीसी1 एंड टीपी1 आया था अपना 1,10,000। भाई मुझे एक बात बताओ, पीसी1 क्या है सर, ये अर्लियर ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है जो अर्लियर ईयर में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। करेंट ईयर में इस एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर, अर्लियर ईयर के एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हो रहा है हम सिर्फ उसको टैक्सेबल कर रहे हैं। पीसी1 है आपका अर्लियर प्रीवियस ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, सर वो अर्लियर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। अर्लियर प्रीवियस ईयर का ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर करेंट प्रीवियस ईयर में जो इंटरेस्ट एक्री हो रहा है हम सिर्फ उसको टैक्सेबल कर रहे हैं। बराबर, टीपी1 क्या है सर, अर्लियर प्रीवियस ईयर में जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हुआ होगा वो भी अर्लियर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो गया होगा, बट उस इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा जो इंटरेस्ट एक्री हो रहा है सर उसको हम करंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर रहे हैं। ठीक है सर, आप सर इस फिगर के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इसको इंटू आर करने वाले हैं, इसको हम इंटू आर करने वाले हैं, इस फिगर के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एज पर पॉइंट पी। ठीक है
सर आप बोल रहे हो 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट एक्रीव होगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा इन करेंट प्रीवियस ईयर 25-26, बट माई क्वेश्चन इज क्या इतना पैसा आपके फंड में पड़ा हुआ था एट द ओपनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर? अरे प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में आपके फंड में इतना पैसा होना भी तो चाहिए। प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में जब आपका करंट प्रीवियस ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में आपके फंड में इतना पैसा होना भी तो चाहिए, तब तो आप बोलोगे इसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होगा, इंटरेस्ट एक्रीव होगा इन करंट प्रीवियस ईयर। लेकिन करंट प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में आपके फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 90,000 पड़ा हुआ है। इन दैट केस योर PC1 प्लस TP1 विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस 90,000। आप PC1 प्लस TP1 1,10,000 नहीं लेने वाले, 90,000 लेने वाले हैं, क्योंकि आपके फंड में अगर 90,000 पड़ा हुआ है, अगर आपके फंड में एट द ओपनिंग ऑफ द करेंट प्रीवियस ईयर 90,000 पड़ा हुआ है, ये 90,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट एक्रीव होने वाला है, 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट एक्रीव नहीं हो सकता। विद दिस आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।